हेलो स्टूडेंट। आज हम जो टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री के इस वीडियो में करने वाले हैं वो टोटल 3 टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक है कोएगुलेशन ऑफ कोलॉइड। ये सारा समझाऊंगा, इसके बारे में कुछ टेबल में इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। उसके बाद हमने करना प्रोटेक्शन ऑफ द कोलॉइड। और लास्ट टॉपिक, वैसे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी वही होता है, एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कोएगुलेशन ऑफ कोलॉइड, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको किस तरीके से कोएगुलेट करते हैं। मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इस टॉपिक की आपको जनरल व्यू में करवाता हूँ। कोएगुलेशन वर्ड है क्या चीज़ और कहाँ हम यूज़ करते हैं, इसके कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। सबसे पहले मिल्क में ऐसा केमिकल डालते हैं उससे चीज़ बनता है, उससे कर्ड बनता है, तो ये एक कोएगुलेशन है। क्या है? कोएगुलेशन है। ठीक है, बेसिकली कोएगुलेशन वर्ड कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब होता है प्रेसिपिटेशन, फ्लोक्यूलेशन, जहाँ एक वेरी सिंपल लेमन लैंग्वेज में वर्ड है और वो वर्ड है सेटलिंग डाउन, सेटलिंग और द प्रेसिपिटेशन। ठीक है, दिमाग में ये आता है कि लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइड में कौन पहले कोएगुलेट होता है। आंसर ध्यान से सुनो। लायोफिलिक और लायोफोबिक में स्टेबल कौन है? स्टेबल तो लायोफिलिक है और वो जल्दी सेटल नहीं होता, वो जल्दी कोएगुलेट नहीं होता। और जो लायोफोबिक है वो लेस स्टेबल है, इसीलिए वो जल्दी कोएगुलेट होता है, कोएगुलेट होता है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान समझ लेनी है। लायोफोबिक कोलॉइड जल्दी कोएगुलेट होता है क्योंकि वो अनस्टेबल है, लेस स्टेबल है। ठीक है, तो हमने किसी भी कोलॉइड को कोलॉइड नहीं रखना, उसको सस्पेंशन में चेंज करना है ताकि वो हैवी होके नीचे बैठ जाए और ग्रेविटी का इफेक्ट उसके ऊपर लगे। जनरली कोलॉइड के ऊपर और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो मूव करते रहते हैं, उनकी ब्राउनियन मूवमेंट होती है। लेकिन जब वो सस्पेंशन बनती है तो उस सस्पेंशन से पहले उनके पार्टिकल हैवी हो जाते हैं और वो जो हैवी पार्टिकल है उनके ऊपर ग्रेविटी नीचे खींचती है, इसलिए वो सेटल होते हैं। ओके, ध्यान रखना, सेटलिंग और प्रेसिपिटेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स। डिस्पर्स फेज पार्टिकल वही डीपी, पॉजिटिव या नेगेटिव पार्टिकल, ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज्ड आयन। चार्ज्ड आयन, जैसे आपको पता है, मान लो मेरे पास AgI, ऐसे मैंने आई लिखा, ऐसे I माइनस लिखा, तो आपको पता है ये एक नेगेटिव सोल है। अब ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ऐसे लिखता हूं FeOH थ्राइस और Fe+3, तो ये मेरे पास पॉजिटिव सोल है। तो चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है तो चार्ज। ठीक है, तो न्यूट्रलाइज करना अपने चार्ज आयन को जो एडजॉर्ब हो चुके हैं ऑन देम। देम वर्ड किस पे लगाया हमने? डिस्पर्स फेज पार्टिकल के लिए, उनके सरफेस के ऊपर, जिसके कारण अब रिजल्ट क्या आएगा। मान लो हमने इस नेगेटिव चार्ज को, इस पॉजिटिव चार्ज को किसी और आयन से न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर दिया, अब उससे क्या होगा, कोलॉइड अब एग्रीगेट हो जाएंगे। पहले वो सेपरेट थे, अलग अलग पार्टिकल थे और ब्राउनियन मूवमेंट शो करते थे, टकराते थे, दूर चलते रहते, नेचुरल शेकिंग थी, अब वो नहीं रही, एग्रीगेट हो गए। एग्रीगेट का मतलब हैवी हो जाना, हैवी हो गए, बिकम हैवी, ये देखो। और अनस्टेबल बन गए क्योंकि कोलॉइड जब तक रहता है वो स्टेबल है, जब वो कोलॉइड नहीं रहता, सस्पेंशन में कन्वर्ट करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं अब ये अनस्टेबल हो गया, मतलब अनस्टेबल कोलॉइड मींस सस्पेंशन। ठीक है, तो इसका मतलब हमने लायोफोबिक कोलॉइड के ऊपर जो चार्ज हैं उन चार्ज को न्यूट्रलाइज करके किसी दूसरे इलेक्ट्रोलाइट से या किसी और मेथड से, हमारे पास मेथड की ये 5 मेथड है, ये लिस्ट है, 5 में 2 है, बॉइलिंग एंड कूलिंग। तो इन मेथड से हम लोगों ने
कोलॉइड के ऊपर जो चार्ज हैं उनको न्यूट्रलाइज करना है ताकि वो रिपेल ना करें, एडजॉर्ब हो जाएं और इकट्ठे हो जाएं, एग्रीगेट हो जाएं, फ्लोक्यूलेट हो जाएं, ये वर्ड फ्लोक्यूलेट बोलते हैं इसको, तो और सेटल हो जाएं। न्यूट्रल पार्टिकल जब बनेगा, न्यूट्रल कब बनेगा? जब अपने कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, ठीक है, वो एग्रीगेट हो जाता है, फ्लोक्यूलेट होता है, सेटल होता है ग्रेविटी के कारण, ठीक है, ये उसके मेन वर्ड है। सेटलिंग डाउन इसको फ्लोक्यूलेशन भी बोलते हैं, मतलब कोएगुलेशन, प्रेसिपिटेशन, फ्लोक्यूलेशन एक ही मीनिंग है, ठीक है, ओके। कोएगुलेशन, प्रेसिपिटेशन, फ्लोक्यूलेशन एक ही मीनिंग है। स्टेबल क्लॉइड के ऊपर चार्ज रहता है जो रिपेल करता है और उसी के कारण ब्राउनिंग मूवमेंट रहती है, और जब हमने ब्राउनिंग मूवमेंट खत्म कर दी, इसका मतलब अब क्लॉइड नहीं रहा और वो हैवी होके नीचे सेटल हो जाएगा। ये मैंने इनिशियली आपको कोएगुलेशन की डेफिनेशन बताई है कि कोएगुलेशन एक्चुअल में क्या है, इन नटशल, बिल्कुल कंक्लूजन में। लायोफोबिक क्लॉइड के ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, उस चार्ज को हमने किसी और इलेक्ट्रोलाइट से न्यूट्रलाइज करना या किसी और मेथड से न्यूट्रलाइज करना, और न्यूट्रल जो पार्टिकल है वो एग्रीगेट होंगे, एग्रीगेट होके हैवी हो जाएंगे, हैवी होके सेटल हो जाएंगे ग्रेविटी से, बस सेटल होना ही कोएगुलेशन है, वेरी सिंपल। चलो, अब जो कोएगुलेशन के मेथड हैं उनकी लिस्ट यहां पर बनी हुई है। सबसे पहला मेथड, ये पॉइंट मैं डिटेल में कराऊंगा अब। लो जी, तो आप लोगों ने वीडियो रोक के एक बार ये डेफिनेशन और मेन पॉइंट्स उतारो, क्योंकि मैंने अभी समझाए हैं, वो वीडियो रोक के ये बिल्कुल क्लियरली लिखो डेफिनेशन, ये टेबल के ये पॉइंट उतारो, वीडियो रोक के मैं साइड में हो जाता हूँ, अभी इसकी बारी नहीं आई, ये उतारो पहले, ये वाला और ये वाला, ओके, वीडियो रोक के, ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। हाँ जी, तो अब जो मैं करवाने वाला हूं वो है मेथड्स। पहला मेथड करवाता हूं, फर्स्ट मेथड, ठीक है, फर्स्ट मेथड। लो जी, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लिखिए ऐसे, फर्स्ट बाय एडिशन, ठीक है, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें तो कैसे कोएगुलेशन होती है। चलो जी, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज है? इलेक्ट्रोलाइट कोई भी ऐसा आयनिक सब्सटेंस, उसका एक्व सॉल्यूशन जिसमें आयंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, लो बच्चे, AS2S3 ये एक नेगेटिव सोल है, लिख लो नेगेटिव सोल है। अगर अपने इसमें NaCl ऐड कर दे, ये लो, ये इलेक्ट्रोलाइट है, लिखो जी इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, NaCl। अब देखिए इसमें ये प्लस है और ये माइनस है। जो नोट करने वाली बात है वो क्या है? नोट करने वाली बात ये है, इसमें जो Na है ये वाला, ये इसका प्रेसिपिटेटिंग आयन है, लिख लो प्रेसिपिटेटिंग आयन है, ठीक है, जिसको हम एक्टिव आयन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सोल के लिए उसका कैटायन होता है, अगर ये पॉजिटिव सोल होती हम Cl माइनस को प्रेसिपिटेटिंग आयन या एक्टिव आयन बोलते, ठीक है। कई बार ऐसा भी लिखा होता है फ्लोक्यूलेटिंग आयन, फ्लोक्यूलेटिंग आयन, वो आयन जो फ्लोक्यूलेशन करे उसको फ्लोक्यूलेटिंग आयन बोलते हैं, ठीक हो गया, बिल्कुल ओके। तो AS2S3 के सरफेस पे जो भी नेगेटिव आयन होंगे, मोस्टली सल्फाइड होते हैं, उनको ये Na प्लस क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, ओके। तो उसके बाद यहां पर बन जाएगा सस्पेंशन, सस्पेंशन बन जाएगा, ये बन गया, और ये हैवी होता है और ये सेटल हो गया, हो गया, और इसके ऊपर लिखा कि इसकी होगी कोएगुलेशन। लो जी, अब इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं, ठीक है जी। ईच इलेक्ट्रोलाइट
have an ion to coagulate the सोल। हर इलेक्ट्रोलाइट में होगा, नेगेटिव है तो कैटायन और पॉजिटिव है तो अनायन। ठीक है, लो जी, कैटायन फॉर नेगेटिव सोल एंड एनायन फॉर पॉजिटिव सोल। तो अकॉर्डिंगली अपने ये चूज करने हैं। ये बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगी और यहां तक मैंने आपको बात समझा दी। ठीक है, लो जी, अभी अपने देखते हैं कौन सी चीज। फॉर एग्जांपल अपने पास Ag और IAG प्लस है। सबसे पहले ये पहचानो कौन सी है। ये तो पॉजिटिव सोल है, ये ना, और हमने इसमें ऐड कर दिया BaCl2 कर दिया ऐड एक्वस फॉर्म में। ठीक है, ये तो पक्का ये इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इसको प्रेसिपिटेटिंग एजेंट बोलते हैं। बट इसमें क्या चीज है, हमने वो आयन पहचानना है जो इसको कोएगुलेट करेगा। फिर से ये पॉजिटिव सोल है, ये बेरियम तो है नहीं, ये माइनस है, इसमें हम ये लिखेंगे Cl माइनस आयन इज कोएगुलेटिंग एजेंट। ये तो ठीक है, बस यहां बन जाएगी सस्पेंशन। और सस्पेंशन क्या होती है, हैवी होकर क्या हो जाएगी, सेटल, क्योंकि न्यूट्रल होती है। ये बात आपको समझ में आ रही। ठीक है जी, तो इसका मतलब हम जब भी कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे, जब भी कभी हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो वो किसी भी लायोफोबिक सोल के चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा और बाद में वो हैवी हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना, इस इलेक्ट्रोलाइट में वो आयन एक्टिव आयन होगा, कोएगुलेटिंग एजेंट होगा, आयन होगा जो इसके ऑपोजिट चार्ज का है। ठीक है, लो बच्चे, ये बात हमें समझ में आ गई। अब राजे इनकी पावर को के वैल्यू को डिसाइड करने के लिए, ठीक है, एक हार्डी-शुल्ज रूल है। मैं एक काम और बताता हूं, यहां पर हार्डी-शुल्ज रूल लिख के ऐसे, हार्डी-शुल्ज रूल। चलो जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता बहुत है और इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं। हार्डी-शुल्ज रूल नोट करो क्या चीज है ये, हार्डी-शुल्ज रूल क्या चीज है जी। ठीक है, हमने बच्चे ये देखना कि ये जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं इसकी एक पावर होती है कोएगुलेटिंग पावर। क्या होती है, कोएगुलेटिंग पावर। ठीक है, तो हार्डी-शुल्ज रूल क्या करता है, टू डिसाइड द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ कोएगुलेटिंग एजेंट मतलब आयन। हार्डी-शुल्ज रूल, इसने कोएगुलेटिंग पावर को डिसाइड करने के लिए कुछ रूल दिए। ठीक है, नंबर 1 ऐसे, सबसे पहले लिखना फॉर ए गिवन सोल, कोई भी जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव सोल होती है। ठीक है, एन इलेक्ट्रोलाइट, एक जो इलेक्ट्रोलाइट है मस्ट हैव होना जरूरी है क्या, एन एक्टिव आयन होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, इस रूल के पॉइंट्स हैं कि जब तक किसी इलेक्ट्रोलाइट में एक्टिव आयन ही नहीं होगा वो उसको कोएगुलेट नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने कोएगुलेटिंग पावर को डिसाइड करने के लिए कुछ रूल दिए। ठीक, अब एक चीज और लिखो, कोएगुलेटिंग पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी मींस चार्ज ऑन द आयन होती है। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैलेंसी मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखो
हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नेगेटिव सोल है, सबको पता है नेगेटिव सोल AS2S3 है, ठीक है। अपने पास आयन कई हैं, जैसे मान लो SN+4 जा Al+3, ठीक है, जा Ca+2 और इवन एंड में हम लिख दिया K+, ऐसे लिख दिया, ठीक है। ध्यान से समझना, ये नेगेटिव सोल है। नेगेटिव सोल के लिए कैटायन उसका कोएगुलेटिंग एजेंट है, फ्लोक्युलेटिंग एजेंट। पावर तो इसकी ज्यादा होगी, ये 4 यूनिट है, ऐसे लिख लो, समझ गए। मतलब अगर इसका 1 मोल चाहिए तो इसके 4 मोल चाहिए, क्योंकि इस पे 4 यूनिट चार्ज है। ठीक हो गया, समझ गया बात आपको, बिल्कुल सही समझ में आया। इसी तरीके से अगर अपने पास पॉजिटिव सोल है, पॉजिटिव सोल के बहुत सारे एग्जांपल है, कोई बात नहीं, कोई भी लिख लेना। इससे पिछले वीडियो में मैंने पॉजिटिव सोल के एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे बेसिक डाइज हैं, मेटल के हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, इस टाइप के एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं। प्रोटीन एसिडिक मीडियम में है, तो इस टाइप के पॉजिटिव सोल है, उसके लिए तो हमने एनायन देखना है। एनायन में क्या है, जैसे मैंने मान लो ऐसे लिख दिया कि P, एक तो कोई कॉम्प्लेक्स आयन लिख लेते हैं, जैसे FeCN6 और -4 लिख दिया ऐसे, इसका -4 काउंट होगा सबसे ज्यादा। उसके बाद PO4-3, उससे कम SO4-2, उससे भी कम Cl- या कोई भी Br-। तो पॉजिटिव के लिए नेगेटिव की वैलेंसी देखनी है और नेगेटिव के लिए पॉजिटिव की वैलेंसी देखनी है। तो ये बेसिकली कोएगुलेटिंग पावर दिया हुआ है। क्या दिया है? कोएगुलेटिंग पावर, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आपको नोट करवाता हूं, लो जी, एक फॉर्मूला नोट कीजिए। जैसे मैंने कोएगुलेटिंग पावर बोला, इसी तरीके से कोएगुलेटिंग वैल्यू होती है, एक कोएगुलेटिंग वैल्यू, ठीक है। लो जी, सबसे पहले आप एक डेफिनेशन लिख लो, कोएगुलेटिंग वैल्यू क्या होती है। लो जी, वैल्यू ऑफ, इसमें लिखना अपने वही जो कोएगुलेटिंग एजेंट, ठीक है, वैल्यू ऑफ कोएगुलेटिंग एजेंट, ठीक है, ओके। वैल्यू, इसको बहुत जगह पे ऐसे भी लिखा होता, फ्लोक्यूलेशन वैल्यू या फ्लोक्यूलेटिंग वैल्यू, फ्लोक्यूलेशन वैल्यू, ये वैल्यू है, ये पावर है, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात, जिसकी पावर ज्यादा उसकी वैल्यू कम, वैल्यू मतलब मोल कम, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि अगर इसके आपको 1 मोल चाहिए होगा, 4 यूनिट मिले ना, तो हमें कैल्शियम के 2 मोल चाहिए होंगे, इसके 4 मोल चाहिए होंगे, क्योंकि इसके 1 मोल का मतलब 4 यूनिट, इसके 1 मोल का मतलब 2 यूनिट, हमें 2 मोल चाहिए होंगे, इसके 1 मोल का मतलब 1 यूनिट, हमें 4 मोल चाहिए होंगे, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इसकी पावर ज्यादा है तो वैल्यू कम है, नंबर ऑफ मोल कम चाहिए। तो पहले एक्चुअल में ये वैल्यू लिखते कैसे हैं उसकी डेफिनेशन में आपको लिखवा दूं। लो जी, नंबर ऑफ मिलीमोल, ठीक है, ऑफ कोएगुलेटिंग एजेंट। अब पता मिलीमोल क्या होते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ये लो। रिक्वायर्ड टू कोएगुलेट कंप्लीटली, पूरा कंप्लीट करना, किसको? कंप्लीटली 1 लीटर ऑफ ए गिवन सोल इन 2 आवर्स, 2 घंटे में, ठीक है। कितने मिली मोल चाहिए मुझे, क्लियर हो गया, ओके। तो आपको एक चीज बता दूं मैं, क्या कि जो कोएगुलेटिंग वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोएगुलेटिंग पावर होती है। वैल्यू पावर आप पूरा लिखो, कोएगुलेटिंग वैल्यू दिस
CV कोएगुलेटिंग पावर, ये वाले ऑर्डर। ठीक है, जैसे मान लो आपको पावर या वैल्यू पूछी जाए बहुत बार पावर या वैल्यू पूछी जाए, तो मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ लिखवा भी देता हूँ। सपोज तुम्हें कोई नेगेटिव सोल पूछ ली, जैसे मान लो मैंने आई माइनस यहाँ पर लिख दिया नेगेटिव सोल, लिख दिया नेगेटिव सोल। ठीक है, तुम्हें पूछा गया कि ऑर्डर ऑफ कोएगुलेटिंग वैल्यू लिखो। ठीक है, ऑर्डर ऑफ कोएगुलेटिंग वैल्यू लिखो, किसकी वैल्यू लिखो। जैसे मान लो Na है, फिर उसके बाद हमारे पास Ba+2 आ गया, फिर उसके बाद हमारे पास Al+3 आ गया, वैल्यू ये होगी ऐसे। क्योंकि जब पावर पूछोगे तो इसकी ज्यादा, वैल्यू पूछोगे इसकी ज्यादा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वैल्यू और पावर आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है। तो यहां एक फॉर्मूला ये बनता है, ये लो ऐसे लिख लेना, कोएगुलेटिंग वैल्यू ऑफ, ठीक है, इसमें ये लिख लो आयन 1, ठीक है, आयन 1 क्लियर, डिवाइडेड बाय कोएगुलेटिंग वैल्यू ऑफ आयन 2 इज इक्वल टू कोएगुलेटिंग पावर ऑफ आयन 1 एंड कोएगुलेटिंग पावर ऑफ आयन 2। मतलब वैल्यू पावर, ये 2 है ना तो ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, ये इस तरीके से रेसिप्रोकल में चलते हैं। ठीक है, ओके, ये बात आपको काफी क्लियर होगी। मैं एक वैसे न्यूमेरिकल तो हर जगह ही हम बना सकते हैं, कहीं भी मिली मोल वाले न्यूमेरिकल तो हम बना ही सकते हैं। चलो जी देखते हैं वैल्यू और पावर। अब लिखो फाइंड द कोएगुलेटिंग वैल्यू ऑफ गिवन इलेक्ट्रोलाइट if 50 milliliter of 0.2 m NaCl is sufficient, ठीक है, to completely coagulate the 500 milliliter of, ठीक है, उसमें ये लिखो FeOH होल थ्राइस सोल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने ये देखना है कि FeOH थ्राइस इज ए पॉजिटिव सोल, ये पॉजिटिव सोल है। आप ध्यान रखना, मेटल के हाइड्रोक्साइड या हाइड्रेटेड ऑक्साइड पॉजिटिव सोल होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो कोएगुलेटिंग एजेंट आएगा, मतलब जो आयन आएगा वो Cl माइनस है यहां से, क्योंकि Na प्लस तो हो नहीं सकता, ओपोजिट लेना आपने। ठीक है, इसका वॉल्यूम है 500 लीटर। हम ये लिखेंगे कि देखो 500 मिलीलीटर के लिए हमारे पास 50 मिलीलीटर है, 1 लीटर के लिए 100 हो। 500 मिलीलीटर रिक्वायर्स 50 मिलीलीटर ऑफ 0.2 m और 1000 मिलीलीटर हमें चाहिए तो 1 लीटर के लिए ना, तो उसके लिए हमें कितने चाहिए होंगे। पहले तो आप एक काम कर लो, ये बन गए हमारे पास जो 10 मिलीमोल बन गए, 10 मिलीमोल बन गए। ठीक है, ये बन गए 10 मिलीमोल। तो हम ये लिखेंगे 10 m मोल डिवाइडेड बाय 500 इंटू 1000, तो जो 20 मिलीमोल ये इसकी कोएगुलेटिंग वैल्यू निकली। मतलब अगर आपको कोएगुलेटिंग वैल्यू पूछी जाए तो आपको 20 इसका आंसर है, दिस 20। ठीक है,
ओके, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर 1000 लिख लो, ठीक कर लो, ये 2 पे चला गया तो 20 आ गया, ठीक हो गया बिल्कुल। लो बच्चे, दिस इज वेरी स्मॉल एंड ट्रिकी न्यूमेरिकल जस्ट टू फाइंड कोएगुलेटिंग वैल्यू। तो हम ये कर सकते हैं इस तरीके से, ये हार्डी-शुल्ज़ रूल खत्म हुआ, कोएगुलेटिंग वैल्यू खत्म हुई, हर चीज। अब बच्चे हम लोग ये मेथड तो कर लिया और इसको करते हैं बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें मैंने ब्रीफ 1-2 लाइन लिखवानी है क्योंकि ये सारे मैंने पहले करवा रखे हैं। मेनली इसमें ये था हार्डी-शुल्ज़ रूल, जिसपे हम टाइम लगाते हैं, जिसपे हम क्वेश्चंस भी आगे करते हैं। लेकिन अब हम करते हैं कि दूसरे जो मेथड है वो क्या है। लो जी, सेकंड में ये लिखूंगा कि बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपको पता है ना इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? एक यू शेप ट्यूब में कोलॉइड लेके उसमें करंट पास करते हैं, ठीक है। लिखो जी, कोलॉइड इज न्यूट्रलाइज्ड एट opposite electrode, hence यहां भी कोएगुलेट हो जाता है, कोएगुलेशन occurs। बस खत्म कहानी। इलेक्ट्रोफोरेसिस का नुकसान है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कोएगुलेशन करवाता है, ठीक है, कोएगुलेशन करवाता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलो तीसरा मेथड, बाय मिक्सिंग 2 ऑपोजिट चार्ज सोल। लो जी, इफ एनी पॉजिटिव सोल, मान लो जैसे FeOH थ्राइस है, इज मिक्स्ड विथ नेगेटिव सोल भी आपको पता कौन सी है, AS2S3 सल्फाइड, ठीक है। देन इसको बोलते हैं म्यूचुअल, आपस में म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन, पूरा कंप्लीट लिखता हूं, प्रेसिपिटेशन अकर्स, म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन अकर्स। ये भी खत्म हो गया, इतनी सी बात है बस। ओके, बाय प्रोलॉन्ग डायलिसिस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमें पता है डायलिसिस प्यूरिफिकेशन का एक मेथड है, लिखो जी, ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन, ठीक है, बाय डायलिसिस। जब भी हम डायलिसिस से प्यूरिफिकेशन करते हैं, द adsorbed ion get washed by current of fresh water, मतलब डिसॉर्प्शन हो गया। बस उससे क्या होगा, वो जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल दैट कोएगुलेटेड, ये तो मैंने पहले बोला था। प्रोलॉन्ग डायलिसिस इज हार्मफुल, इट्स ए लिमिटेशन ऑफ डायलिसिस, ठीक है। हैंस कोएगुलेशन अकर्स, तो ये बिकॉज ऑफ डिसॉर्प्शन, ऐसा बोलते हैं, डिसॉर्प्शन ऑफ द आयंस। किसी चीज को अगर अपने पानी से वॉश ही करते रहेंगे तो जो आयन एब्जॉर्ब हो रखे हैं काइनेटिक एनर्जी से, वो भी रिमूव हो जाते हैं। कोएगुलेशन अकर्स, ठीक है। चलो जी, 5वां पॉइंट, ठीक है। डायलिसिस का नुकसान है, इलेक्ट्रोफोरेसिस ज्यादा करोगे, 2 चीजों को मिक्स करोगे, ये तो है इंपॉर्टेंट। लास्ट, बॉइलिंग कूलिंग। पहले बॉइलिंग देखते हैं, 5वें का ए पार्ट लिखो, बॉइलिंग कैसे कोएगुलेशन करती है। एग्जांपल दूंगा, लो जी, 5वें में बॉइलिंग कैसे करती है। मान लो हमने किसी कोलॉइड को बॉईल कर दिया, होगा क्या, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम इंक्रीज होगी, ठीक है। एज द रिजल्ट के कारण इनका जो कोलिजन फास्टर हो जाएगा, आपस में कोलाइड करने शुरू हो गए, मीडियम और डिस्पर्स फेज,
ठीक है। जब अपने टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं इवेपोरेशन अकर्स। इवेपोरेशन अब किसका, लिखो जी, इवेपोरेशन ऑफ एडजॉर्ब्ड आयन, एडजॉर्ब्ड आयन, ठीक है, इंक्रीज। अब आपको पता है डिसॉर्प्शन हो जाएगा, डिसॉर्प्शन अकर्स, डिसॉर्प्शन हो जाएगा इससे। बस जिसका डिसॉर्प्शन हो गया फिर तो चार्ज नहीं रहा, बन गई सस्पेंशन, होगी सेटल। कूलिंग से क्या होता है, कूलिंग से, कूलिंग से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, ये लो होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो उसमें जो उसकी ब्राउनियन मूवमेंट है, ब्राउनियन मूवमेंट, अब मुझे बताओ वो स्लो होगी या फास्ट, स्लो होगी, स्लो। एंड अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली जो क्लॉइड है, जब जिसकी ब्राउनियन मूवमेंट स्लो होकर रुकी गई, वही तो सस्पेंशन है, अल्टीमेटली सस्पेंशन फॉर्म्ड। और आपने कई बार देखा होगा हम लोग फ्रेश मिल्क को फ्रीजर में रख देते हैं और उस मिल्क में, पानी में जो फैट के ग्लोब्यूल्स हैं वो इसीलिए पहले तो मूव करते रहते हैं और धीरे धीरे उनको हम ठंडा कर लेते हैं, तो उसके सरफेस के ऊपर क्रीम सी आ जाती है फैट, वो सारी कूलिंग से होती है, कूलिंग से होती है, ठीक है। तो बॉइलिंग एंड कूलिंग ये दोनों के दोनों कोएगुलेशन करते हैं, इसलिए हमने क्लॉइड को स्टेबल करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर रखना होता है जिस पे वो स्टेबल रहे, ठीक है। अल्टीमेटली क्लॉइड स्लो एंड अल्टीमेटली क्लॉइड चेंज इनटू सस्पेंशन, चेंज टू सस्पेंशन। और सस्पेंशन क्या होती है, सेटल्ड लॉजिक। ये था, हमने इनके सारे मेथड को वन बाय वन डिस्कस किया। और ये जो मैंने नीचे लिखवाया वो हार्डी-शुल्ज रूल, ये जस्ट एक नेगेटिव सोल के लिए। अब मुझे बताओ ये जो ऑर्डर क्या है, कोएगुलेटिंग वैल्यू का ऑर्डर है या कोएगुलेटिंग पावर का ऑर्डर है, लिख लो, ये कोएगुलेटिंग पावर का ऑर्डर है, ये भी कोएगुलेटिंग पावर का ऑर्डर है। पावर वैलेंसी की अट्रैक्टिव पोर्शन होती है और वैल्यू उसके उलट होती है, वैल्यू मिली मोल में निकाली जाती है 1 लीटर को कोएगुलेट करने के लिए, ओके। तो बच्चे ये हमने एक पार्ट खत्म किया। अब जो नेक्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं वो है कि जैसे हमने कोएगुलेशन क्लॉइड का किया, लायोफोबिक का, अब हम चाहते हैं, क्योंकि जो लायोफोबिक क्लॉइड हैं वो लेस स्टेबल हैं, वो जल्दी कोएगुलेट होते हैं, थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट चाहिए हमें उनके लिए, और लायोफिलिक तो ऑटोमेटिक पहले ही स्टेबल होते हैं। तो हम क्लॉइड को स्टेबल कैसे करें ताकि वो ज़्यादा देर तक अपने आप को स्टेबल रख सकें, सेटल ना हो, और उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन। चलो जी अब शुरू करते हैं प्रोटेक्शन, ठीक है। तो बच्चों अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ क्लॉइड्स। थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड बताता हूँ आपको, इसका मतलब क्या है। हमें क्लियर पता है कि जो लायोफिलिक क्लॉइड है वो स्टेबल है, उसका मतलब वो तो इजीली कोएगुलेट होता नहीं, और जो लायोफोबिक क्लॉइड है वो इजीली कोएगुलेट हो जाता है, मतलब अनस्टेबल है। हम चाहते हैं कि जो लायोफोबिक क्लॉइड है वो कोएगुलेट ना हो, बच जाए, उसको प्रोटेक्ट करना है कोएगुलेशन से, मतलब कोएगुलेशन होने से बचाना है। इसीलिए हम बोलते हैं कि लायोफोबिक क्लॉइड को हमने प्रोटेक्ट करना है। ये बात समझ गए, किसको प्रोटेक्ट करना, लायोफोबिक क्लॉइड को, क्योंकि लायोफोबिक क्लॉइड अनस्टेबल है, वो इजीली कोएगुलेट होती है, जब इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा भी ऐड कर दो। तो हमने लायोफोबिक क्लॉइड को कोएगुलेट होने से बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, और इस प्रोसेस को, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ क्लॉइड, स्पेशली लायोफोबिक क्लॉइड। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो लायोफिलिक क्लॉइड है वो स्टेबल क्यों है। बेसिकली जो लायोफिलिक क्लॉइड है वो डिस्पर्शन मीडियम में उसकी एफिनिटी हाई है, उसकी एफिनिटी हाई है, ठीक है। तो वहाँ पर इंटरफेस टेंशन कम होती है, लायोफिलिक और डिस्पर्शन मीडियम में इंटरफेस टेंशन कम होती है, ठीक है। आपस में सटे रहते हैं, मिक्स रहते हैं, स्टेबल रहते हैं।
और जब हम लायोफोबिक क्लोराइड डिस्पर्शन मीडियम में ऐड करते हैं वहां पर एक रिपल्शन सी रहती है, दूर भागने की टेंडेंसी। जैसे मान लो ऑयल है, आपने ऑयल को पानी में ऐड कर दिया, तो ऑयल पानी में क्लोराइड नहीं बनाएगा, वो एकदम से इकट्ठा होकर सरफेस पे तैरना शुरू कर देगा। और आपने कभी देखा होगा जब हम ऑयल इन वाटर के मिक्सचर में सोप ऐड कर दें, क्या कर दें, सोप ऐड कर दें, ऑयल मिक्स हो जाएगा। क्यों? उस ऑयल के सरफेस पे सोप ने एक ऐसी कवरेज कर ली, जहाँ हम बोलें ऐसी लेयर बना दी, जिससे वो जो लायोफिलिक क्लोराइड है उसने ऑयल को प्रोटेक्ट कर लिया। ठीक है, हाँ जी, ध्यान से समझना, टॉपिक में थोड़ी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? प्रॉपर्टी ऑफ द लायोफिलिक सोल टू प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल। लायोफोबिक सोल अगर केला है वो कोएगुलेट हो जाएगा। अगर अपने लायोफोबिक सोल में लायोफिलिक ऐड कर दें तो ये जो लायोफिलिक है ये लायोफोबिक को प्रोटेक्ट कर लेगी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्रोटेक्शन। हाँ जी, सबसे पहले फिर से सुनो, किसको प्रोटेक्ट करना है? लायोफोबिक को। क्लियर? क्योंकि वो अनस्टेबल है। अच्छा, कौन करेगा? लायोफिलिक। तो फिर इसका मतलब लायोफिलिक क्या हुआ? ये प्रोटेक्टिव क्लोराइड हुआ जो प्रोटेक्ट करेगा लायोफोबिक को। और फिर लायोफोबिक क्या हुआ? वो प्रोटेक्टेड, ये प्रोटेक्टिव, इसने करना है इसको। प्रोटेक्टिव क्लोराइड हुआ लायोफिलिक, और प्रोटेक्टेड जिसको हमने प्रोटेक्ट किया है वो हुआ लायोफोबिक। तो ये लायोफोबिक है। अगर हम ये लेयर उसके सरफेस पे ना बनाएं, ठीक है, तो ये वाला क्या करेगा? डिस्पर्शन मीडियम से ऑटोमेटिकली रिपेल होके और अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसने कवर बना लिया और ये इंटरफेसियल टेंशन को कम करता है लायोफिलिक। ठीक है, ऑयल में सोप ऐड करोगे, ऑयल स्टेबल हो जाएगा। ठीक, आइसक्रीम में आइसक्रीम, पानी और ऑयल दो हो गए, उसमें जेलेटिन ऐड करते हैं तो वो भी जेलेटिन एक प्रोटेक्टिव क्लोराइड है। जेलेटिन, स्टार्च, ये सारी चीजें। प्रोटेक्टिव क्लोराइड क्या है? लायोफिलिक, बिकॉज इट फॉर्म ए लेयर। ठीक है, डिक्रीज द इंटरफेसियल टेंशन, इंटरफेस डीपी एंड डीएमए, लेयर बन गई है। देखो किसके ऊपर? लायोफोबिक के ऊपर। ठीक है, बहुत बार ये पूछा जाता है लायोफिलिक सोल को प्रोटेक्टिव क्लोराइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो खुद स्टेबल है और लायोफोबिक को भी स्टेबल करेगी। ये डायग्राम बनाओ। हाँ, अब तक आपने जो चीज समझी है, इतनी चीज समझी है, और इसको उतारो, वीडियो रोक के इतनी चीज को उतारो। ये डेफिनेशन है प्रोटेक्शन की, ये प्रोटेक्टिव क्लोराइड कौन होता है, ये डायग्राम है, किसको हमने क्या बोलना है, ये है ऑयल वाटर का एग्जांपल मैंने ऐड किया। एक एग्जांपल और लेता हूं, जेलेटिन, ठीक है, एडेड इन द आइसक्रीम टू स्टेबलाइज द सोल। इसमें जेलेटिन लायोफिलिक है और वो प्रोटेक्टिव क्लोराइड है, और आइस में जो क्रीम है ऑयली होती है उसको हमने प्रोटेक्ट करना है ताकि पानी से अलग अलग ना हो, मिक्स रहे उसके अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ गया, लायोफिलिक क्लोराइड एक प्रोटेक्टिव क्लोराइड है। लायोफिलिक तो क्लोराइड बहुत सारे होते हैं, कोई स्टार्च है, कोई गम अरेबिक है, आप देखो इसमें एग एल्ब्यूमिन है, ये सारे। और इनकी जो प्रोटेक्टिव पावर है, प्रोटेक्ट करने की पावर है, किसी की ज्यादा किसी की कम, कोई बेटर कोई पुअर। ठीक हो गया, उसको हम लोग कैसे डिसाइड करें विच इज बेटर टू प्रोटेक्ट? तो उसके लिए हमें एक गोल्ड नंबर स्केल बनाया हुआ है। ये स्केल है, स्केल जिगमोंडी साइंटिस्ट है। इस साइंटिस्ट ने डिफरेंट लायोफिलिक क्लोराइड की प्रोटेक्टिव पावर को कंपेयर करने के लिए कि कौन बेटर है प्रोटेक्ट करने के लिए,
उसके लिए एक स्केल बनाया और उसकी एक डेफिनेशन है ये वाली। ठीक, अब मैं आपको ये जो डेफिनेशन कैसे आई ये समझाता हूं आपको। लो जी, अब हम गोल्ड नंबर करते हैं। क्या करते हैं? गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर के लिए मैं जो भी उधर लिखा हुआ है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, तो मैं आपको अपरेटस और जो भी जैसे किया था वैसे मैं आपको समझाता हूँ। लो जी समझो, ये मेरे पास एक बीकर है, कंटेनर है, बात समझ गए? ठीक है, इसमें मैंने एक डिस्पर्शन मीडियम लिया हुआ है। ये लो डिस्पर्शन मीडियम लिया हुआ है, ये लो। उस डिस्पर्शन मीडियम में एक गोल्ड सोल है। क्या है? गोल्ड सोल है, और वो रेड कलर की है। ये लो गोल्ड सोल है, रेड कलर की है। ये रेड कलर की सोल ऐसे दिखती है, ये गोल्ड सोल है। ठीक, ओके। इसके मैंने 10 मिलीलीटर लिए। चलो ये लिख लो, अपने 10 मिलीलीटर लिए ऑफ गोल्ड सोल, इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, इसको लिया मैंने। ठीक है, बात समझ गए? क्लियर? ओके। अब बच्चे, अगर मैं इसमें 1 मिलीलीटर ऑफ 10% NaCl ऐड कर दूं, ठीक है, कोएगुलेंट तो होना ही होना। वो गोल्ड सोल आपको पता है नेगेटिव सोल होता है ना। सोडियम आयन इसको कोएगुलेट करेगा। 1 मिलीलीटर 10% NaCl अगर मैं ऐड कर दूं तो वो इसको कोएगुलेट करेगा पक्का। और अगर मैं ये ऐड करने से पहले इधर से लायोफिलिक ऐड कर दूं, क्या ऐड कर दूं? लायोफिलिक क्लोराइड ऐड कर दूं, इसके ऐड करने से पहले, समझ गए ना? फिर तो नहीं कोएगुलेट करेगा, क्योंकि फिर ये पहले प्रोटेक्ट कर लेगा, उसके बाद ऐड करोगे वो कोएगुलेट नहीं होगा। ठीक है, ये जो लायोफिलिक क्लोराइड है इसके कितने मिलीग्राम ऐड करूं? मान लो मैं यहां पर x मिलीग्राम ऐड कर दूं, x मिलीग्राम। ये जो x की वैल्यू है ये गोल्ड नंबर है, x की वैल्यू, मुझे कितने ग्राम चाहिए। ठीक है, मेरे पास गोल्ड सोल है, ये 10 मिलीलीटर है, इसको मैंने कोएगुलेट होने से बचाना है। 1 मिलीलीटर 10% NaCl में ऐड करूंगा, ये देखो, ये कोएगुलेट ना करे, बचाना है मुझे, और उससे पहले मैंने ये ऐड करूंगा, ये x मिलीग्राम। अब x मिलीग्राम ध्यान रखना, जेलेटिन का इतने मिलीग्राम होता है, एल्ब्यूमिन है तो 0.08 तो लेके 0.1 मिलीग्राम चाहिए होता है, गम अरेबिक है तो इतने मिलीग्राम होता है, स्टार्च 25 मिलीग्राम चाहिए होता है, मतलब इतना 25 मिलीग्राम। अच्छा, ओके, डेफिनेशन समझते पहले क्या है। लो जी, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक क्लोराइड, ये देखो कितने मिलीग्राम हमें चाहिए। दैट मस्ट बी एडिड टू प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ 10 मिलीलीटर ऑफ गोल्ड सोल, जो पहले ओरिजिनली रेड थी, रेड कलर की, ताकि वो ये जब इसको कोएगुलेट करते हैं ना तो ब्लू हो जाती है, क्योंकि वो पार्टिकल साइज बड़े हो जाते हैं, और क्लोराइड का कलर पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है। पहले मैंने बताया वो विजिबिलिटी और कलर में। ठीक है, और when the 1 milliliter of 10% NaCl is added to it मतलब गोल्ड सोल, बिल्कुल डिफरेंट। अब आराम से समझो यार, बहुत सिंपल सी बात है, कुछ उलझने वाला काम नहीं है। 10 ग्राम गोल्ड सोल को बचाना है कोएगुलेट होने से, ताकि ये वाला इसको कोएगुलेट ना करे, और इससे पहले हमने कितने मिलीग्राम लायोफिलिक के ऐड करें ताकि ये कोएगुलेट ना हो। बहुत सिंपल सा देसी फंडा, बात समझ गए? ठीक है, जितने मिलीग्राम ऐड करोगे उतना गोल्ड नंबर है। अब देखो, किसी में तो हमें थोड़े से मिलीग्राम ऐड करने से ही प्रोटेक्ट कर लेगा, जब थोड़े से कर लेगा वो तो गुड प्रोटेक्टिव हुआ ना। ठीक है, किसी में 25 मिलीग्राम तक चाहिए, इसका मतलब ये तो पुअर क्वालिटी का, तभी 25 मिलीग्राम चाहिए बैड क्वालिटी का, और जो गुड क्वालिटी का उसके थोड़े से मिलीग्राम चाहिए। यहां एक बात समझा देता हूं, लो जी, प्रोटेक्टिव पावर is inversely proportional to the
गोल्ड नंबर, हाँ जी, गोल्ड नंबर जिसका जितना ज्यादा उसकी प्रोटेक्टिव पावर उतनी पुअर लेस। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार आपको ए बी सी डी ऐसे आ जाएगा, उनके गोल्ड नंबर दिए होंगे, ये तो वैसे लिखे हुए हैं ना, कोई और ए बी सी डी दे दे। आपने ये देखा जिसकी वैल्यू गोल्ड नंबर की जितनी कम उतना ही गुड क्वालिटी का, और जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना ही वो पुअर क्वालिटी का है, बैड क्वालिटी का प्रोटेक्टिव क्लोराइड है, प्रोटेक्ट कर नहीं रहा, इसलिए तो अमाउंट उसका ज़्यादा चाहिए हमें। तो प्रोटेक्टिव पावर ये लायोफिलिक की होती है, गोल्ड नंबर के जितनी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। ओके, तो ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको ये मैंने डेफिनेशन समझाई। डेफिनेशन एक बार फिर से बता दूं, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ द लायोफिलिक क्लोराइड दैट मस्ट बी एडेड टू द प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ 10 मिलीलीटर ऑफ गोल्ड सोल रेड टू ब्लू व्हेन 1 मिलीलीटर ऑफ 10% NaCl इज एडेड टू इट। एक ध्यान और रखना, छोटे छोटे न्यूमेरिकल इसके बनते हैं, जहां पर जैसे आपको 10 मिलीलीटर लिख दिया, क्वेश्चन में 20 ml लिख देते हैं क्या 20 ml, ठीक, 20 ml लिख के और इसके मिलीग्राम बता देंगे ऐसे 20 ml के, मान लो इन्होंने 50 मिलीग्राम बता दिए, अब 20 के लिए 50 है, 10 के लिए तो 25 ही होंगे, तो गोल्ड नंबर उसका आपने 25 लेना, ठीक है। तो मतलब 10 मिलीलीटर के लिए देखना बस आपने, इसका मान लो आपने 100 मिलीलीटर कर दिया और इधर कोई वैल्यू दे दी आपको 20, तो हमने 10 के लिए लिखना है, वो 2 आएगी वैल्यू उसकी, तो वहां यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं अपने। ओके, बात बिल्कुल सही है। गोल्ड नंबर कभी भी निकालना हो, ये एक फॉर्मूला है, क्या, मास ऑफ द लायोफिलिक सोल मिलीग्राम में, वॉल्यूम ऑफ द लायोफोबिक सोल मिलीलीटर में, ये रेशो निकाल के 10 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, गोल्ड नंबर ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। ओके बेटा, तो ये मैंने आपको अभी करवाया। अब इसके बाद हम लोग जो करने वाले हैं, एक छोटा सा टॉपिक हम खत्म करेंगे, इमल्शन और एक एप्लीकेशन ऑफ द क्लोराइड। ओके, लो जी, अब मैं वो आपको करवाता हूँ इमल्शन। तो आज के इस वीडियो का जो तीसरा पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, और वो है इमल्शन, उसके पार्ट्स एंड टाइप्स, ठीक है। जब हमने क्लोराइड की क्लासिफिकेशन की थी तो वहाँ पर हमने 3 टाइप पढ़ी थी स्पेशली, वैसे तो 8 थी, लेकिन उनमें 3 बेसिक थी, सोल, जेल, इमल्शन। तो वहाँ पर इमल्शन वर्ड पहले आ चुका है, आप सबको पता है इमल्शन क्या होता है। इमल्शन बेसिकली एक ऐसा क्लोराइड है जिसमें दोनों ही लिक्विड हों, ऐसे बोलते हैं लिक्विड इन लिक्विड, मतलब डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम, दोनों ही लिक्विड। बात समझ आ गई, दोनों लिक्विड। बहुत एग्जांपल है इनके, कुछ कॉमन से एग्जांपल, जैसे वैनिशिंग क्रीम, मिल्क जैसे है, इसका मिल्क एग्जांपल, बाकी मैंने इधर भी दिए हुए हैं, बटर है, क्रीम है, ठीक हो गया, क्लियर है। अगर दोनों लिक्विड हों तो इमल्शन होगी। इमल्शन में खास बात है, जो डिस्पर्स फेज है उसके बिल्कुल छोटे बारीक फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल ड्रॉपलेट की फॉर्म में होते हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क में जो फैट है बहुत फाइन पार्टिकल की फॉर्म में होती है फैट, ठीक है, ग्रैन्युलर फॉर्म में। मिल्क हैज द फैट ग्लोब्यूल लिक्विड इन वाटर, वाटर इसमें डिस्पर्शन मीडियम है। वैनिशिंग क्रीम में भी इसी तरीके, ये भी एक इमल्शन है इसी टाइप की। ओके, ड्रॉपलेट इन इमल्शन आर ऑफन, हाँ ये ध्यान रखना, ये नेगेटिवली चार्ज, मैक्सिमम इमल्शन में ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। बाकी इमल्शन क्लोराइड की वो सारी प्रॉपर्टी, ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडल इफेक्ट तो शो करते हैं, ठीक है, वो तो क्लियर ही है। हमने कितनी बार एग्जांपल किया, मिल्क से हम लोग टिंडल इफेक्ट शो कर सकते हैं। ओके, अब एक काम करता हूं मैं, इमल्शन 2 टाइप की है, ऑयल इन वाटर, ओ फॉर ऑयल, इन वाटर, और इसका मतलब वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, मतलब है तो दोनों लिक्विड। डिस्पर्स फेज, ऑयल इन वाटर में ऑयल है, डिस्पर्शन मीडियम वाटर है, और डिस्पर्स फेज वाटर इन ऑयल में ये वाटर है और यहाँ ऑयल है, मतलब दोनों में वाटर है, दोनों में ऑयल है, ठीक है। इससे पानी ज्यादा, ऑयल थोड़ा सा,
इसमें ऑयल ही ऑयल, पानी थोड़ा सा, ये बात समझ गए? ठीक है। एग्जाम्पल, मिल्क में पानी ज़्यादा होता है, बटर में तो ऑयल ही ऑयल होता है, पानी तो थोड़ा सा होता है। बाकी क्रीम, ये बात समझ गए? ठीक हो गया। अब कैसे करोगे टेस्ट के इमल्शन कौन सी है, ऑयल इन वाटर है या वाटर इन ऑयल है? ठीक, हमारे पास एक अननोन इमल्शन है, हमने उसमें पानी ऐड कर दिया। अगर तो पानी उसमें अब्जॉर्ब हो गया, सारा का सारा मिक्स हो गया, इसका मतलब उसमें पहले पानी ज़्यादा था तभी एक्स्ट्रा पानी ऐड किया तो मिक्स हो गया, तो वो होगी ऑयल वाटर टाइप। ये लोग उसको बोलते हैं डाइल्यूशन टेस्ट, मतलब डाइल्यूट हो जाती है। और अगर किसी इमल्शन में हम पानी ऐड करें, उसमें पहले ऑयल ही ऑयल हो, पानी मिक्स ही नहीं होगा, तो इसका मतलब वो क्या होगी, वाटर इन ऑयल। इसे ये डाइल्यूशन टेस्ट नेगेटिव शो करती है। दूसरे नंबर पे एक हम डाई टेस्ट करते होते हैं। डाई टेस्ट का मतलब होता है हम लोग ऐसी डाई यूज करेंगे जो ऑयल के ऊपर एब्जॉर्ब होती है, कलर कोई। तो अगर तो हम लोग डाई ऐड करें और उसके ड्रॉपलेट से दिखें आपको, बीच में ड्रॉप ड्रॉप से ऐसे, मतलब इस टाइप से ड्रॉप ड्रॉप से दिखें, तो वो तो है, हाँ जी, क्या होगी वो होगी ये आप ध्यान रखना, ऑयल इसमें ड्रॉप है, हाँ जी, तो कलर यूनिफॉर्म लिख लो यहाँ पर, कलर इसका यूनिफॉर्म आएगा, मतलब पूरे का पूरा ऑयल ही कलर दिखेगा आपको। और अगर इधर देखें तो यहाँ एक लिख लो कि इधर जो डाई टेस्ट में इसके ड्रॉपलेट्स दिखेंगे, क्या दिखेंगे, ड्रॉपलेट्स, क्योंकि पूरा वाटर है, वाटर में ऑयल है और ऑयल कलर दिखेगा तो वहां ऑयल के ड्रॉप ड्रॉप से दिखेंगे। तो अगर तो डाई टेस्ट में आपको ड्रॉपलेट कलर दिखते हैं, फिर तो आपने बोलना कि ऑयल वाटर है, ऑयल थोड़ा है ना, ऑयल के ऊपर एब्जॉर्ब होती है। और अगर पूरे का पूरा ऑयल, पूरे का पूरा आपको यूनिफॉर्मली कलर दिखे, तो वो कौन सी होगी, डाई टेस्ट में यहाँ ठीक करना, कलर यूनिफॉर्म दिखेगा आपको, यूनिफॉर्म पूरा कंप्लीट ही कलर दिखेगा। ओके, एक चीज और बताऊं, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ये जो इमल्शंस हैं, क्योंकि ऑयल और वाटर है ना दो, ये ऑलमोस्ट अनस्टेबल ही होते हैं, क्योंकि ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते। हम लोग उसको स्पेशली मिक्स करके प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन ये कम ही मिक्स होते हैं, हमें कोई ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ती है। जैसे जनरली अनस्टेबल एंड सेपरेट इनटू लेयर्स, हैंस हम क्या करेंगे, उसमें इमल्सीफाइंग एजेंट ऐड करेंगे। हाँ जी, क्या ऐड करेंगे, इमल्सीफाइंग एजेंट। और ध्यान रखना कौन सा, ये देखो इधर भी लिखा हुआ है, प्रोटीन, गम, सोप आर द इमल्सीफाइंग एजेंट फॉर ऑयल वाटर इमल्शन। तो ये पॉइंट आप यहाँ भी लिख सकते हो कि हमें प्रोटीन, गम, सोप उस ऑयल के अराउंड एक मिसल बना लेंगे और लेयर बना के उसको प्रोटेक्ट कर लेंगे और स्टेबल कर देंगे। इसी तरीके से जैसे वाटर इन ऑयल है, तो इसको हमने स्टेबलाइज करना हो तो इसमें हैवी मेटल ऐड करते हैं, जस्ट सॉल्ट और फैटी एसिड ऐड करते हैं, लॉन्ग चेन अल्कोहल ऐड करते हैं, लैम्प ब्लैक ऐड करते हैं, तो ये वाली भी स्टेबलाइज हो जाएंगी। और स्टेबलाइज करने वाले एजेंट को बोलते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट। हाँ, अगर आपको पूछा है व्हाट इज इमल्सीफाइंग एजेंट, इट इज सर्टेन थर्ड केमिकल। दो तो ये हो गए, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्शन मीडियम। ये एक तीसरा हमने सब्सटेंस ऐड किया हुआ विच स्टेबलाइज द इमल्शन एंड इट डिक्रीज द इंटरफेशियल टेंशन। दो लिक्विड के बीच में जो रिपल्शन है उसको डिक्रीज करके ये बाइंड करेगा। अब कई बार हमारे मन में आता है कि इमल्शन के जो दो कंपोनेंट को सेपरेट किया जाए, डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज को, जैसे फैट को ऑयल से, मिल्क में से करें, उस प्रोसेस को बोलते हैं अपने डी इमल्सिफिकेशन। हाँ जी, क्या बोलते हैं, डी इमल्सिफिकेशन। डी इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड फ्रॉम एन इमल्शन। और इसके तीन मेथड होते हैं, या हीटिंग से करो, हीटिंग है ये, फ्रीजिंग से कर लो, और सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो हमने डेयरी जो मिल्क डेयरी है वहाँ पर हमने देखा कई बार मशीन लगी होती हैं, तो वो सेपरेशन के लिए होती है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट इमल्शन, उनकी आगे टाइप, कौन कौन से उनके कंपोनेंट्स हैं, उनके एग्जांपल, उनके टेस्ट, और स्टेबिलिटी कैसे बढ़ाओगे, और उनको डीइमल्सिफिकेशन कैसे करोगे, और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करती हैं। तो अब बच्चों बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है,
और वो है जितने भी हमने अभी तक कोलॉइड पढ़े हैं उन सब का हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि कौन सी कोलॉइड कहाँ एप्लीकेशन होती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बेस्ड आती है। ठीक है, तो मैं इधर साइड में हो जाता हूँ, पहले वीडियो रोक के एक बार आराम से इमल्शन की डेफिनेशन, उसके मेन पॉइंट्स और ये टेबल, ये सारा एक बार इसको रोक के, वीडियो रोक के उतारो और हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसको रोक लो और आराम से एक ही चीज़ नोट करो। ओके बेटा, आगे चलते हैं हम। तो बच्चों, अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है, इस पूरे सरफेस केमिस्ट्री यूनिट में हमने जो भी कोलॉइड्स के बारे में पढ़ा, उनकी एप्लीकेशंस, उनके यूज़, और डेली लाइफ में हम लोग कोलॉइड को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। और आप हैरान होंगे, हम अपने आसपास इतने सारे एग्जाम्पल हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं, और कई बार तो हमें उनका पता ही नहीं है कि हम इनको कोलॉइड की फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ये वाला जो टेबल है ये पहले समझ लो, बाद में वीडियो रोक के उतार लेना, हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। इस टेबल में मैंने यूजेस, ये कॉलम बनाए हुए हैं, ये वाले यूजेस के कॉलम हैं, और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बेस्ड, एग्जामिनेशन की डिमांड के अकॉर्डिंग, बिल्कुल ब्रीफ। सबसे पहले है इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। समझाता हूँ। स्मोक कहाँ से निकलता है? चिमनी से। चिमनी कहाँ लगी होती है? इंडस्ट्री में। सही है। जब भी चिमनी में से धुआं निकलता है तो उसमें से स्मोक, डस्ट पार्टिकल, कार्बन पार्टिकल एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वो बहुत हार्मफुल होते हैं। ठीक हो गया। उसका एक हल निकाला गया कि जो उस स्मोक में चार्ज पार्टिकल कोलॉइड हैं उनको कैसे फ्री किया जाए, एटमॉस्फेयर में ना जाएं और हमें फ्रेश एयर मिले। ठीक है। कॉट्रल स्मोक प्रेसिपिटेटर एक डिवाइस डिज़ाइन की गई। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमारे पास ये एक चिमनी है और इसके बिल्कुल सेंटर में हमने एक पिलर वर्टिकल रखा हुआ है और उस पे ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज है। जैसे ये मान लो धुआं इधर से जाता है ऐसे, और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बहुत हाई वोल्टेज लगाते हैं इसके ऊपर। ये लिखा हुआ मैंने 30,000 के आसपास वोल्टेज, 30,000 वोल्ट। जैसे ये पार्टिकल, मान लो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हमने इसके ऊपर प्लस लगा दिया तो ये इसके साथ ही कोएगुलेट होकर नीचे ऐसे सेटल हो जाएंगे, और जो सिर्फ एयर है, गैसेज है, वो बाहर चली जाएंगी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। लो जी, स्मोक में क्या है? कार्बन है, आर्सेनिक के कंपाउंड है, डस्ट है। ठीक है। चार्ज पार्टिकल है, जनरली नेगेटिव चार्ज। हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे कोएगुलेट करने के लिए, देन स्मोक इज फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल स्मोक। ठीक है, जो कार्बन है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वेल है, रिवर है, पॉन्ड है, मटके में पानी है, उसमें सैंड, मिट्टी होती है। ओके, क्लियर। ये क्लोराइड है, मड। हम क्या करते हैं, उसमें एलम ऐड कर देंगे, फिटकरी, एलम। वाटर कंटेन चार्ज सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, नेगेटिव सोल है सिलिका की, एलम उसमें हम लोग ऐड कर देंगे, फिटकरी, पोटाश एलम। एल्यूमिनियम सप्लाई करेगी, ये एल्यूमिनियम इसको कोएगुलेट करके बस सैंड को कोएगुलेट कर देगा। बाद में उस वाटर को जिसमें सैंड थी नीचे सेटल होगी, चाहे तो उसको सेडिमेंटेशन प्रोसेस से या फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर लो। मेडिसिन, मेडिसिन अगर क्लोराइड फॉर्म में है तो ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और वो असिमिलेट अपनी इंटेस्टाइन में या जहाँ भी हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होनी होती है वो जल्दी अब्जॉर्ब होती है, क्योंकि उसका हमने सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। ठीक है, बेटर इन द क्लोराइड फॉर्म। कुछ एग्जांपल, अर्जिरोल, ये सिल्वर का सोल है, आई लोशन के लिए यूज होता है, आई ड्रॉप्स में हम यूज करते हैं, क्लींजिंग ऑफ द आईज। कोलॉइडल एंटीमनी है, कालाजार डिजीज में यूज होता है। गोल्ड सोल है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में यूज होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, थिक सा गाढ़ा सा मिल्क टाइप होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें कुछ और मिनरल भी होते हैं। ये स्टमक डिसऑर्डर में यूज होता है, क्योंकि स्टमक में एसिड प्रोड्यूस होता है और उसको अगर अपन न्यूट्रलाइज करना हो तो ये बेसिक यूज करते हैं। टैनिंग,
डेड एनिमल में से हम लोग पहले उसकी स्किन उतारते हैं, उसमें काफ़ी सारे मटेरियल और भी होते हैं, एनिमल हाइड बोलते हैं इसको, चमड़ा। पॉजिटिव चार्ज सोल होती है, उसकी टैनिंग करते हैं। टैनिंग मतलब एक ऐसा केमिकल है जिसमें जो नेगेटिव सोल है, टैनिंग के बाद वो हार्ड लेदर बनता है। और कई बार हम लोग क्रोमियम के सॉल्ट भी यूज करते हैं टैनिंग के टाइम, ठीक है, टैनिंग ऑफ द लेदर। क्लिनजिंग एक्शन ऑफ द सोप एंड डिटर्जेंट, ये तो बहुत पहले भी हमने कर रखा है। सोप मिसल्स बनाता है, आपको याद होगा मैंने क्लिनजिंग एक्शन में ऐसे बोला था, मान लो ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर ऑयल है ये, तो सोप यहाँ पर मिसल बना लेगा और उसके बाद ये इससे डिटैच होके रिमूव हो जाएगी। इजी है, पहले कर रखा। फोटोग्राफी प्लेट्स एंड फिल्म, तो कोटिंग ऑफ द इमल्शन ऑफ कोलॉइडल, यस ये याद रखना आपने। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड की जेलेटिन में हम लोग एक सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं जेलेटिन में, और उसकी कोटिंग कर देते हैं कहाँ पर, ग्लास प्लेट्स या सेल्यूलॉइड फिल्म, ठीक है, उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं, बाद में उसको यूज करते हैं एज ए फोटोग्राफी में नेगेटिव प्रिपेयर करने में। रबर इंडस्ट्री में जो हम रबर प्लांट से गाढ़ा सा पदार्थ निकालते हैं लेटेक्स, वो नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, किसी कंटेनर में इसको रख के नेगेटिव चार्ज, और वहाँ पर जिस मेटल की रॉड या किसी भी बॉडी के ऊपर उसकी कोटिंग करनी हो रबड़ की, तो उसको हम बना देंगे पॉजिटिव चार्ज, उसके सरफेस के ऊपर ही उसकी कोटिंग हो जाएगी। लो जी, इंडस्ट्री प्रोडक्ट जैसे पेंट, लुब्रिकेंट्स, सीमेंट, इंक और इतने सारे और, ठीक है, सब्सटेंस है, वो सारे भी कोलॉइड्स हैं। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, डेल्टा सुना हुआ है सी वाटर में रिवर वाटर मिक्स होता है, सी वाटर में रिवर वाटर मिक्स होता है। नदी जब भी बहती है तो अपने साथ मिट्टी, सैंड, मड लेके आती है, उनके ऊपर चार्ज होता है। जैसे वो सी वाटर में इंटर करेगी तो सी वाटर के अंदर बहुत सारे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वहाँ पर उसकी कोएगुलेशन होगी और सैंड वाटर कोएगुलेट होके न्यूट्रलाइज होके एग्रीगेट होके वहीं सेटल हो जाएगा, और जो रिवर बेड है वो रेज हो जाएगा। तो दैट राइज ऑफ द रिवर बेड एट द जंक्शन ऑफ सी एंड रिवर इज नोन एज डेल्टा, डेल्टा बनता है। वेस्ट बंगाल में ये इसके बहुत एग्जाम्पल हैं। राइज ऑफ द रिवर बेड। आर्टिफिशियल रेन, ठीक है, कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, तो लेकिन उसके ऊपर क्लाउड बहुत रहते हैं, क्लाउड मीन्स वाटर ड्रॉपलेट्स। तो एरोप्लेन से काफ़ी हाइट पे जाके क्लाउड में जो क्लाउड के ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज है उसके ऑपोजिट कोई स्प्रे की जाती है, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड की, सिल्वर आयोडाइड की, या डस्ट पार्टिकल की, तो वो क्या करता है, उन क्लाउड्स के ड्रॉपलेट को न्यूट्रलाइज करके वहाँ इकट्ठे करके एग्रीगेट करता है, फिर वो रेन बन के नीचे गिरती है। तो ये सैंड और डस्ट स्प्रेड बाय द एरोप्लेन ऑन द क्लाउड एट सर्टेन हाइट, दैट द ड्रॉपलेट विल ग्रो इन साइज एंड देयर इज ए आर्टिफिशियल रेनिंग, ठीक है। इसके बिना और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ लिखे नहीं है, वर्बली बताता हूँ। जैसे कॉमेट की टेल, ये स्कैटरिंग ऑफ फिनोमेना के बेस पे है, ठीक है। राइजिंग ऑफ द सन एंड जो सनसेट सनराइज में आपको वो भी जो आपको ऑरेंज कलर के दिखते हैं, ये सारे कोलॉइड का फिनोमेना है, ठीक है। तो इस टाइप के और बहुत सारे फिनोमेना है जिसमें हम लोग कोलॉइड अप्लाई करते हैं, ओके। बाकी मैंने एनसीईआरटी बेस ज़्यादा चला, ओके बच्चे। तो मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप लोगों ने ये आराम से उतारना है। एक चीज़ और, यहाँ ना कुछ स्पेशल एग्जांपल लिखे हुए, एक्वा डैग, ये ग्रेफाइट का पानी में क्लोराइड है। ऑयल डैग, ये ग्रेफाइट का ऑयल में है। इधर एक और एग्जांपल लिखा हो, पर्पल ऑफ केजियस, ये गोल्ड इन वाटर का क्लोराइड है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ क्लोराइड इन डिफरेंट फील्ड। हमारी डेली लाइफ में देखो काफ़ी सारे फील्ड हमने टच किए हैं और इनकी कितनी इंपॉर्टेंस, स्पेशली ये एग्जांपल पक्का याद किया करो, मेडिसिन वाले ये बहुत आते हैं एग्जांपल। फिर एग्जांपल कौन से आते हैं, जैसे ये वाला AGBR का एग्जांपल बहुत आता है,
उसके बाद ये बहुत आता है, ऐसे वाला एग्जांपल, ये सिल्वर वाला बहुत आता है। इवन हम लोग जब भी कहीं हमारे स्किन पे कट लग जाए तो हम एलम यूज़ करते हैं, तो वो भी एक इसी तरीके से होता है कि वो ब्लड में जितने भी क्लॉइड्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। ओके, तो वीडियो रोक के सारा ये टेबल बिल्कुल 1 to 1 पॉइंट उतारो इसका, और पूरा कंप्लीट वीडियो रोक के एक बार उतार लो। ओके, हाँ, थैंक यू। हमारा यूनिट सर्फेस केमिस्ट्री कंप्लीट हुआ, पूरे सारे इसके टॉपिक कंप्लीट हुए। और जिन बच्चों ने भी फोटोन एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो, फोटोन ऐप में जितनी फैसिलिटी है वो एंजॉय करो, और हर वीडियो को लाइक किया करो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस।